गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीए फर्स्ट ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित केंद्रीय राज्य संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हम हमारे केंद्रीय राज्य जो प्रशासनिक संबंध हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हमने विधेयी संबंधों के बारे में स्पष्ट तौर पे समझा। आज हमारा टॉपिक प्रशासनिक संबंध के तौर पर देखेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध किस प्रकार के हैं। देखिए, भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का पूरा उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। कहने का तात्पर्य कि हमारे जो संघ सरकार, हमारी केंद्र सरकार की जो प्रशासनिक शक्ति है वो उन विषयों तक सीमित है जहाँ पर उनको संसद अर्थात हमारी भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। वो अपने विषय क्षेत्रों का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 में भी उल्लेख किया गया है कि राज्यों की जो प्रशासनिक शक्ति है वो उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। आई बात समझ में? दोनों ही केंद्र और राज्य है वो अपनी अपनी परिसीमा में बंधे हुए हैं और जो समवर्ती सूची है उनके विषयों के संबंध में प्रशासनिक जो अधिकार है वो साधारणतः राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की जो प्रशासनिक शक्ति है वो संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो या तो संविधान द्वारा या संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त है। तो इस प्रकार की तीन स्थिति बनी हुई है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे जो प्रशासनिक संबंध है हमारे केंद्र और राज्यों के मध्य वो कैसे किस प्रकार से। हमारे संविधान के प्रसिद्ध विशेषज्ञ दुर्गादास बासु, जिनको प्राय डी बासु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने एक महत्वपूर्ण पुस्तक में ये उल्लेख किया गया है कि संघ सरकार की सफलता और दृढ़ता सरकारों के बीच अधिक सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य हमारी संघ सरकार और हमारे राज्यों की सरकार है, इनका आपस में जितना सहयोग होगा, जितना समन्वय होगा, इतनी ही हमारी शासन व्यवस्था बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। भारतीय संविधान निर्माता इस तथ्य से अच्छे ढंग से परिचित थे, इसलिए प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ और राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना रहे। कहने का तात्पर्य संविधान निर्माताओं द्वारा इस प्रकार से जब केंद्र राज्यों के संबंधों का पूरा उल्लेख किया जा रहा था तो ये पूरा इस मतलब व्यवस्था से पूरी तरह वाकिफ थे कि राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है या प्रशासनिक तंत्र है उस पर हमारे संघ का नियंत्रण बना रहे। अब संघ के नियंत्रण से क्या होता है कि एक तो जब भी कभी भी संकटकालीन या ऐसी भी आपातकालीन परिस्थिति हो जाए तब, और दूसरी संघ और राज्यों के मध्य के इस प्रकार से संबंध हो कि उनमें आपस में तनाव मतभेद कम से कम हो, शून्य आपस में मतभेद हो। इसलिए इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक संबंधों को कायम किया। भारतीय संघ में और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध निर्धारित करने वाले उपबंध हैं उनको प्राय सबसे पहले ये देखेंगे कि राज्यों के ऊपर जो संघीय नियंत्रण क्या क्या है, फिर उसके बाद में जो मतभेद के कभी कभी कारण बनते हैं तो उनको किस प्रकार से समाधान किया जाता है जिससे परस्पर सामंजस्य स्थापित किया जा सके। तो हम दोनों को इस एक करके स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो संघ सरकार है उसका राज्यों पर किस प्रकार का नियंत्रण है। संघ सरकार का राज्यों पर किस प्रकार का नियंत्रण है तो वो किस प्रकार से एक करके हम सभी बिंदुवार उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला है राज्य सरकारों को निर्देश। ध्यान रखना, राज्य सरकार नहीं है, सरकारों है, मतलब भारत गणराज्य के अंदर के जितनी भी इकाई सरकार हैं, जितनी भी हमारी राज्य सरकार हैं, उनके ऊपर पूरा नियंत्रण किस प्रकार से केंद्र के द्वारा रखा जाता है। देखिए, केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश आदर्श संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है। अब देखो, आप देखें कि जितने भी संघात्मक राज्य होते हैं उनमें राज्य और केंद्र दोनों अलग अलग होते हैं। कुछ शक्तियों के लिए जैसे विदेश संबंध है, रक्षा है,
संचार है, इनके मामले में वो केंद्र का नियंत्रण रहता है, वरना शेष सभी मामलों में राज्य अपनी स्वतंत्र हैं, केंद्र भी अलग अपनी स्वतंत्र है। संघात्मक व्यवस्था में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं पाया जाता है। भारत में भी काफ़ी हद तक संघात्मक व्यवस्था है, फिर भी हमारे यहाँ पर क्या है कि हम अर्थात हमारा संघ सरकार राज्य सरकारों पर काफ़ी नियंत्रण रखती है, जो कि एक प्रकार से संघात्मक व्यवस्था के तो प्रतिकूल माना जाता है। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में इस पद्धति को जो अपनाया गया था, उसी के आधार पर हमारे नवीनतम संविधान में भी यही व्यवस्था को लागू किया गया था। क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, बहुत कुछ असंख्य जाति धर्म संप्रदाय समूह के लोग हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि संघ सरकार है वो राज्य सरकार पर काफ़ी हद तक नियंत्रण रखे। तो देखिए अनुच्छेद 256 क्या कहता है, तो आर्टिकल 256 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा कि संसद द्वारा निर्मित कानून का पालन सुनिश्चित रहे। मतलब जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो इस प्रकार से कार्य करेगी कि संसद के द्वारा कोई भी अगर बनाया कानून है उसका पालन सुनिश्चित रहे। राज्य सरकार कुछ भी हो ये मना नहीं कर सकती कि मैं संसद के द्वारा बनाए हुए कानून को लागू नहीं करूँगा। अगर वो कानून नहीं लागू करने की बात करें तो बिल्कुल वहाँ पर बाकायदा केंद्र सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से कार्रवाई भी कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकार है वो अपने कार्यपालिका के संचालन कर वो शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनका सही ढंग से सुनिश्चित तरीके से कानूनों का पालन होता रहे। संघीय कार्यपालिका को यदि आवश्यक समझें तो इस संबंध में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। अगर ये हमारी संघ की कार्यपालिका को आवश्यक लगे कि नहीं हमें कुछ विशेष राज्यों को या कुछ अन्य राज्यों को कुछ निर्देश देने हैं तो निर्देश देने की शक्ति भी हमारी संघ सरकार रखती है। ऐसा उपबंध इसलिए किया गया कि संसद द्वारा पारित विधियों के क्रियान्वयन में कोई बाधा न पहुंचे। अब ये ऐसा क्यों किया गया? संसद द्वारा बनेगी विधि का पालन सुनिश्चित राज्य करें, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इसका कारण यही था कि हमारी जो संसद द्वारा जो भी विधि या कानून का निर्माण किया जाए उसको लागू, क्योंकि संसद पूरे भारतवर्ष के लिए बनाती है, किसी राज्य के लिए या किसी अपनी राजधानी के लिए नहीं बनाती, वो संपूर्ण भारतवर्ष को ध्यान में रखकर नीति निर्माण का काम करती है। तो फिर उस विधियों के क्रियान्वयन अर्थात लागू करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, इसलिए 256 के तौर पर स्पष्ट ये निर्देश दिया जाता है कि जो भी कार्यपालिका ने विधि बनाई है कानून बनाया है उसका पालन सुनिश्चित ढंग से हो, सही ढंग से हो, ये आपको अच्छे ढंग से ध्यान में रखकर काम करना है। तो ये पहला निर्देश दिया जाता है। दूसरा जो निर्देश है वो है अनुच्छेद 257 आर्टिकल 257 में ये पूरी तरह से उपबंधित किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिक शक्ति इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिससे संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कहने का तात्पर्य राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है, नो डाउट, लेकिन अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में हम कोई बाधा तो खड़ी नहीं कर रहे या उसको रुकावट तो नहीं कर रहे या उसका कोई अपन अतिक्रमण तो नहीं कर रहे। इसलिए पूरी ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपनी कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग कीजिए, लेकिन कोई भी राज्य है वो संघ की कार्यपालिक शक्ति के प्रयोग में बाधा पैदा नहीं कर सकेगा। तथा संघ की जो कार्यपालिक शक्ति का विस्तार है किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार इस प्रयोग को आवश्यक समझे, और संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार भी होगा, ये उसका शक्ति भी है कि अगर वो जरूरी समझे कि हम इस राज्य को कुछ पर्टिकुलर निर्देश देना है तो वो निर्देश भी दे सकेगा। इसलिए यहाँ पे ये जरूर देखना है कि संघ की कार्यपालिका का कर्तव्य है कि राज्य सरकार सामरिक महत्व की सड़कों और संचार साधनों की उचित देखभाल भी करें। कहने का तात्पर्य जो भी हमारी राज्य सरकार हैं वो स्पष्ट तौर से ध्यान रखें कि जो हमारे सामरिक युद्धिक सैनिक महत्व की जो भी सड़कें हैं या हमारे संचार साधन हैं, हमारी रेल मार्ग है, उनकी पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा किसके पास है? राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकार है उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार की संपत्ति की रखवाली करें। अगर वो नहीं कर पा रही है तो फिर उसके लिए उचित कदम भी उठाए जा सकते हैं और निर्देश भी जारी कर सकता है कि आप
अपने कानून की पालना सुनिश्चित करें तथा जो भी केंद्र सरकार की संपत्ति है जो भी है उसकी पूरी सुरक्षा का आप आधार तैयार करें। तो ये पूरे हमारे राज्य सरकारों को निर्देश देने का पूरा 256 और 257 के तहत केंद्र का पूरा अधिकार है राज्यों को निर्देश देने का। स्पष्ट हो? संघीय कार्यपालिका किसी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रेल पथ की रक्षा के लिए उस राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। संचार साधनों और रेल पथों के निर्माण, देखभाल और संरक्षण के संबंध में संघीय कार्यपालिका है वो निर्देश के कारण जो भी अतिरिक्त व्यय होगा उसका धनराशि का वहन भी संघीय सरकार कर सकती है। एक बात भी स्पष्ट है कि अगर संघ सरकार की कोई भी संपत्ति है राज्य के पास, जैसे संचार साधन हुए, रेल हुए या और भी किसी भी प्रकार के संचार साधनों से संबंधित कुछ भी है, तो अगर राज्य सरकारों को उनकी सुरक्षा में कुछ खर्च आता है तो वो खर्च वहन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। लेकिन उसकी अवहेलना या मना नहीं कर सकता कोई भी राज्य सरकार, ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ये पहला हो गया निर्देश देना। दूसरा है राज्य सरकारों को संघीय कर्तव्य सौंपना, अर्थात केंद्र चाहे तो अर्थात संघ सरकार चाहे तो राज्य सरकारों को अपने कार्य भी सौंप सकती है। देखिए अनुच्छेद 258 स्पष्ट तौर से कहता है, 258 में पूरी तरह से लिखा हुआ है कि संघ है वो राज्य को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हस्तांतरित कर सकता है। ठीक है, तथा राज्य संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे जा सकते हैं। अर्थात ये संघ का अधिकार है कि राज्यों को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य हैं वो ट्रांसफर करके अर्थात हस्तांतरित करके वो कार्य राज्य से करवा सकता है, और राज्य है वो संघ को अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी सौंप सकते हैं। दोनों एक दूसरे को काम सौंप सकते हैं। संघीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने प्रशासनिक कर्तव्य सौंपे जाने पर इन कर्तव्यों को संपन्न करने में जो भी खर्च होगा उसका वहन कौन करेगी? संघीय सरकार करेगी। कहने का तात्पर्य संघ सरकार जिस किसी राज्य को जो भी कार्य सौंप रही है उस कार्य को करने में जो भी खर्च आएगा उस खर्च पर जितना भी वहन होगा वो पूरा का पूरा हमारी केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार वहन करेगी। आई बात समझ में? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 258 के तहत हमारी जो भी राज्य सरकार हैं वो उनको संघ द्वारा कुछ भी कार्य सौंपा जा सकता है, बस वो काम प्रशासनिक क्षेत्र का होना चाहिए। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। तीसरा जो है वो अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस या ऑल इंडियन सर्विस। देखिए आप सभी को पता है IAS, IPS और IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो है ये अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल है। तो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इनके जो भी अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से इनकी नियुक्ति होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो होते केंद्र के प्रतिनिधि लेकिन काम राज्यों में करते हैं, ये जिम्मेदार केंद्र के प्रति होते हैं, इनका काम राज्य में होता है, तो इनको जो वेतन भत्ता है वो राज्य सरकार देती है, काम के बदले में उनको वेतन मिलता है। लेकिन ये पूरी तरह से हमारी एक प्रकार से संवैधानिक व्यवस्था का अंग है। तो ये जो अखिल भारतीय सेवा है इसके संबंध में क्या प्रावधान है समझिए आप। संविधान संघ और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करता है सेवाओं की। मतलब हमारे संविधान में पूरे अखिल भारतीय सेवाएं और विभिन्न राज्यों के जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उसके तहत वो वहाँ पर राज्य स्तर की सेवाओं का पूरी व्यवस्था करने का पूरा प्रावधान करता है। लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं, ऐसी कुछ सेवाएं हैं जो संघ और राज्य सरकारों के लिए सामान्य है, अर्थात जो ऑल इंडिया सर्विस हैं वो राज्य और केंद्र दोनों के लिए सामान्य है, उन्हें प्राय हम अखिल भारतीय सेवाएं कह सकते हैं। अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास कर किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। देखिए मैंने आपको जब राज्यसभा पढ़ा है तो उस समय आपको बताया था कि हमारी राज्यसभा के पास दो विशेष शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के पास भी नहीं है। वो है आर्टिकल 249 जिसका हमने कल अध्ययन किया था। 249 मतलब हमारी राज्यसभा है वो 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। उसी प्रकार से दूसरा जो विशेष शक्ति है वो है 312 में हमारी राज्यसभा है वो
कम से कम अपने जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके किसी नवीन अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर सकती है। यानी ऑल इंडिया सर्विस का की स्थापना करनी है तो ये हमारी राज्यसभा कर सकती है और संसद को इस संबंध में पूरे अधिकार दे सकती है। आई बात समझ में? ये हमारी राज्यसभा की विशेष शक्ति में एक शुमार है। ठीक है, फिर भी जो वेतन जो भी ऑल इंडिया सर्विस है, इनकी सेवाओं के जो सदस्यों द्वारा जो भी वेतन है भत्ते हैं वो राज्य सरकार से ही प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां केंद्र सरकार द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त इन सेवाओं के जो सदस्य हैं इनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो वो भी हमारा संघ का गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री है, वो ही करती है। और वो भी कब? जब लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद ही वो कर पाएगी। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो ये अखिल भारतीय सेवा हैं वो एक प्रकार से हमारे राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बात स्पष्ट हुई? तो ये है अखिल भारतीय सेवा। अगला है सहायता अनुदान, आर्टिकल से 275। इसमें यह है कि संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकती है। ठीक है, मतलब ये संसद को पूरा अधिकार है कि वो राज्यों की जैसी भी स्थिति है उसकी कंडीशन को देखते हुए सहायता प्रदान कर सकती है, अनुदान भी प्रदान कर सकती है। पर ध्यान रहे कि अनुदान देते समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी अनुदान देगी तो उस समय जिस राज्य को दिया जाता है उस पर कुछ कंडीशन लगे जाती है, कुछ शर्तें लगे जाती हैं और उसको जो भी उसके खर्चे हैं, उनका जो भी व्यय होता है उसको नियंत्रित करने को बाध्य कर सकती हैं कि आप हैं जो अपने अनावश्यक खर्चे हैं उनको समाप्त करें और जो जहाँ जरूरत है वहीं पर आप अपने जो भी धन है उसका खर्च करें। ठीक है, तो सहायता और अनुदान है वो भी राज्य सरकारों को संघ प्रदान करता है। अगला जो है कार्य जो हमारे संबंध है वो है आपातकालीन की घोषणा। आपातकाल की घोषणा, मैं यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा हूँ। नेशनल इमरजेंसी आपने देखा होगा, अनुच्छेद 352 के तहत जिस आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तब आप समझ लेना चाहिए कि राज्यों पर पूरा संघीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अर्थात जब भी इमरजेंसी की घोषणा होती है तो राज्य सरकारों का पूरा नियंत्रण संघ सरकार का हो सकता है और संघ सरकार के कानून ही लागू होते हैं, संघ सरकार के द्वारा ही सब कुछ कार्य संपन्न होता है। अर्थात अगर बजट पेश भी करना है, जो कुछ भी विधि निर्माण करना है, जब भी इमरजेंसी की घोषणा होते सभी राज्य सरकारों पर नियंत्रण किसका हो जाता है? हमारी संघीय सरकार का। ठीक है, तो ये हमने देखेंगे कि एक किस प्रकार से राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण बना रहता है और प्रशासनिक संबंधों में हमने एक पक्ष को देखा कि विभिन्न प्रकार से अनुच्छेद 256-57 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है, 258 के तहत राज्य सरकारों को संघ के कुछ कार्य सौंपे जाते हैं, 312 हमारे अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है और 275 के तहत हमारे संघ सरकार राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करती है और 352 के तहत जब भी इमरजेंसी की घोषणा होती है तो उस दौरान सभी राज्य सरकारों पर नियंत्रण किसका हो जाता है? संघ सरकार का। तो इस प्रकार से हमने देखा हमारे एक पक्ष को आज के प्रशासनिक संबंधों में कि राज्य के ऊपर संघीय नियंत्रण किस प्रकार से बना रहता है।